हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ इलियट वेव थियरी। शुरुआत करते हैं मेरे इंट्रोडक्शन से। ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरा हम लेंगे। यहाँ पे मेरा नाम है चिराग खसिया। मैं करीबन 2005 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन 2013 से मैंने इलियट वेव थियरी पे काम करना शुरू किया था। उसका यूज़ करके मैं अपना ट्रेडिंग प्लान बनाता था और उसके हिसाब से एग्जीक्यूट भी करता था। 2013 से पहले मैं बहुत सारे इंडिकेटर वगैरह यूज़ करता था। MACD जो है, MACD है, RSI हो गया और बाकी बॉलिंजर बैंड वगैरह और मूविंग एवरेजेस। तो ये सब का यूज़ करके मैं ट्रेडिंग सेटअप मेरे बनाता था। लेकिन 2013 से लेके आज तक मैंने कभी भी इन सब का यूज़ नहीं किया है। मैं मेनली जो है इलियट वेव थियरी के बेस पर ट्रेडिंग डिसीजन लेता हूँ। मेनली मैं ट्रेड करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी में। मेरे प्रोफेशन की बात करें, बाय प्रोफेशन में एक IT इंजीनियर हूँ। मैं 2017 तक जॉब कर रहा था इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए लेक्चरर, और 17 में मैंने उस जॉब को क्विट किया और तब से लेके मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ। इलियट वेव थियरी की अगर हम बात करें, हिस्ट्री में हम नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली थियरी पे ही फोकस करेंगे। RN इलियट ने इस थियरी को इन्वेंट किया था और ज़्यादा हिस्ट्री आपको इस थियरी के बारे में जाननी है तो आप गूगल कर सकते हैं, इजीली आपको मिल जाएगा। हम हिस्ट्री में ज़्यादा नहीं जाएंगे, राइट। तो स्टार्टिंग विथ वेव। वेव क्या है, व्हाट इज़ वेव? तो इलियट ने देखा था किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जो मूवमेंट होती है वो सिमिलर टाइप की होती है। उन्होंने देखा था एक अप मूव होता है, फिर एक डाउन मूव होता है, अप मूव होता है, डाउन, और कुछ रिपीटेटिव पैटर्न उन्हें देखने को मिली थी। तो उन्होंने ये जो मूव्स है, अप एंड डाउन मूव्स, उन मूव्स को नाम दिया था वेव, राइट। तो यहाँ पे जो है हमें दो ही तरह का मार्केट का डायरेक्शन मिलता है, एक तो अपसाइड डायरेक्शन और एक हो जाता है डाउन साइड डायरेक्शन, राइट। तो मेनली उन्होंने इन मूवमेंट को नाम दिया वेव। और जैसा ये दो तरह के मूवमेंट है, ये अपसाइड का है, ये डाउन साइड का है, तो वेव भी उन्होंने दो ही टाइप के मेंशन किए हैं। एक मेंशन किया है इम्पल्सिव वेव और दूसरा है करेक्टिव वेव, राइट। तो मार्केट का अगर हम मेन डायरेक्शन अपसाइड का माने तो अपसाइड का जो मूवमेंट है वो उन्होंने दिया नाम उसको इम्पल्स वेव, और डाउन साइड का जो मूव है उनको नाम दिया गया करेक्टिव वेव, राइट। ये हो गई बात मेन ट्रेंड की। अगर हम मान ले कि मेन ट्रेंड जो है हमारा अप साइड है, लेकिन अगर मेन ट्रेंड हम डाउन साइड को माने तो डाउन साइड में ये जो डिक्लाइन है वो हो गया इम्पल्सिव वेव और ये हो गया करेक्टिव वेव। फिर इम्पल्सिव वेव, फिर करेक्टिव वेव, फिर इम्पल्सिव वेव, फिर करेक्टिव वेव। लेकिन इसी मूवमेंट को अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में देखें, अपवर्ड जो है वो मेन डायरेक्शन मान ले, तो अप साइड का मूव हो गया इम्पल्स मूव, ये हो गया करेक्टिव मूव, ये हो गया इम्पल्स मूव, ये हो गया करेक्टिव मूव, राइट। तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया है कि वेव जो है वो दो ही तरह के होते हैं। एक हो गया इम्पल्सिव वेव और दूसरा हो गया करेक्टिव वेव। अगर हम मेन ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन का माने तो ऊपर की तरफ का जो डायरेक्शन है वो इम्पल्स मूव और फिर करेक्टिव मूव, इम्पल्स मूव और करेक्टिव मूव। उसी तरह से अगर मेन ट्रेंड डाउनवर्ड है तो ये डाउन साइड का मूवमेंट है वो इम्पल्सिव मूव और ये ऑपोजिट साइड का है वो करेक्टिव मूव, राइट। तो ये एक बेसिक है वेव का। ये अगर आपको क्लियर हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि हमने समझा कि मेन दो ही तरह के वेव होते हैं, इम्पल्सिव वेव और करेक्टिव वेव, राइट। तो अब इसको हम मेन ट्रेंड यानी कि अपवर्ड जो है वो मेन ट्रेंड मान के इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट साइड में देखिए हमने एक इम्पल्स वेव यहाँ पे बनाया है, अपसाइड मूव ग्रीन कलर में, और रेड कलर में एक करेक्टिव मूव दिखाया गया है, राइट। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। जो हमने इम्पल्सिव वेव, वेव दो ही तरह के हैं, इम्पल्सिव और करेक्टिव, इन दोनों का स्ट्रक्चर क्या है वो अब हम समझने की कोशिश करते हैं। और हम बाय डिफॉल्ट अभी के लिए मान रहे हैं कि मेन ट्रेंड हमारा क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन, राइट।
तो जो ऊपर की साइड में जो मूव होगा वो इम्पल्सिव मूव होगा और डाउन ट्रेंड में जो होगा मूव वो होगा करेक्टिव वेव। और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वेव स्ट्रक्चर, इम्पल्सिव का वेव स्ट्रक्चर क्या है और करेक्टिव मूव का वेव स्ट्रक्चर क्या है। स्टार्टिंग विथ इम्पल्सिव वेव, तो ये जो इम्पल्स वेव है उसका अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें कि इसके अंदर किस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, तो वो यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की है। एक ये इम्पल्स वेव है, ये मैंने स्ट्रेट लाइन में दिखाया है, लेकिन इसका इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो इस टाइप का होगा। एक अप मूव ऊपर मतलब कि इम्पल्सिव वेव, फिर एक करेक्टिव वेव, फिर एक इम्पल्सिव वेव, फिर करेक्टिव वेव और फिर एक इम्पल्सिव वेव। इस तरह से इसको, इस पूरे इम्पल्सिव वेव को हम डिवाइड करें इंटरनल स्ट्रक्चर में तो 5 वेव उसमें हमें देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 और 5। और इस स्ट्रक्चर को अगर हम बाइफरकेट करें हमारे इन दो वेव के टाइप के हिसाब से, तो इसमें 1 3 और 5 जो है वो इम्पल्सिव टाइप के हैं और 2 और 4 ये जो दो वेव है वो किस टाइप के हैं, करेक्टिव टाइप के हैं, राइट। तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, ये बेसिक अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आगे बहुत ही आसानी होगी समझने में थियरी को। मेनली दो ही तरह के वेव होते हैं, इम्पल्सिव वेव और करेक्टिव वेव। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मेन ट्रेंड जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं। और इसका स्ट्रक्चर क्या है, दोनों वेव का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग विथ इम्पल्सिव वेव यानी कि ये जो अप मूव है उसका अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इंटरनल स्ट्रक्चर में उसमें 5 वेव होते हैं, 1 2 3 4 और 5। और उसी स्ट्रक्चर में ये 1 3 और 5 जो है वो इम्पल्सिव टाइप के हैं, मतलब कि इसके अंदर भी क्या होगा 1 2 3 4 5, क्योंकि ये इम्पल्सिव वेव है, राइट। इसमें क्या होगा 1 2 3 4 और 5 और इसमें भी 1 2 3 4 और 5। तो ये हो गया हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर इम्पल्सिव वेव का। अब बात करते हैं करेक्टिव वेव की। ये जो डाउन साइड का मूवमेंट है ये करेक्टिव वेव है। तो करेक्टिव वेव का स्ट्रक्चर क्या है, उसका स्ट्रक्चर है ए बी और सी, 3 वेव मूव। यहाँ पे 5 वेव मूव है 1 2 3 4 और 5 और यहाँ पे 3 वेव मूव है ए बी और सी। इम्पल्सिव वेव में 1 3 और 5 जो है वो इम्पल्सिव वेव है, 2 और 4 जो है वो करेक्टिव वेव है। करेक्टिव वेव के अंदर 3 वेव है, उसमें ए और सी जो है वो इम्पल्सिव वेव है और बी जो है वो करेक्टिव वेव है, राइट। मेरे ख्याल से इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इलियट वेव का ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली दो ही तरह के मूव है, इम्पल्सिव अपवर्ड डायरेक्शन, करेक्टिव डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। और ये जो इम्पल्सिव मूव है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 और 5 और 1 2 3 4 5 में भी 1 3 और 5 जो है वो इम्पल्सिव मूव है, 2 और 4 जो है वो करेक्टिव मूव है। करेक्टिव वेव में 3 वेव स्ट्रक्चर है ए बी सी, उसमें ए और सी जो है वो इम्पल्सिव वेव है, बी है जो वो करेक्टिव वेव है, राइट। तो अभी हम इतनी थियरी समझने के बाद अगर हम नोट करने की कोशिश करें हमने क्या सीखा है, तो यहाँ पे एक बार कंक्लूजन में देख लेते हैं। हमने समझा इस स्ट्रक्चर में इम्पल्सिव वेव का स्ट्रक्चर क्या है, कंसिस्ट ऑफ 5 वेव्स, 1 2 3 4 और 5। इसमें 5 वेव मूव आता है, किसमें, इम्पल्सिव वेव में। करेक्टिव वेव में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ 3 वेव्स, ए बी और सी, राइट। और ये पूरा जो एक साइकिल हो गया, वेव साइकिल हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो पूरा स्ट्रक्चर हो गया उसमें, उस पूरे स्ट्रक्चर में 1 3 5 ए और सी ये जो है सारे क्या है, इम्पल्सिव वेव। और 2 4 और बी, यहाँ पे 2 4 और बी ये तीनों क्या है, करेक्टिव वेव। तो बेसिकली ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इलियट वेव का वो
8 वेव से बनता है 1 2 3 4 और 5 वेव। ये 5 वेव मिला के बनता है एक इम्पल्स, राइट। एक इम्पल्स वेव बनता है और फिर करेक्टिव 3 वेव मिला के ए बी और सी 3 वेव मिला के बनता है एक करेक्टिव वेव। और ये जो स्ट्रक्चर है वो कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में यही स्ट्रक्चर रिपीट होता रहता है। क्या होता है? ये रिपीट होता रहता है। तो उस रिपीटेशन को बोलते हैं साइकिल। उसको क्या बोलते हैं? इलियट वेव साइकिल। वही हमें नेक्स्ट समझना है, राइट। इलियट वेव साइकिल। इलियट वेव साइकिल की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने समझा कि ये जो स्ट्रक्चर है 5 वेव मूव का अपवर्ड और डाउन साइड में 3 वेव मूव, राइट। ये स्ट्रक्चर जो है वो इलियट ने देखा कि किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ये स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीटेशन को उन्होंने साइकिल नाम दिया। लेकिन उस साइकिल को समझना बहुत ही ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 1 2 3 4 और 5 वेव, ये क्या है? 5 वेव मूव मतलब इम्पल्स मूव है। ये इम्पल्स मूव को अगर हम स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करें तो इस तरह से हो जाएगा, ये एक इम्पल्स मूव, राइट। और ये हो जाएगा एक करेक्टिव मूव, राइट। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 और 5। लेकिन ये पूरा स्ट्रक्चर मिला के क्या बनता है? एक इम्पल्स वेव। तो इस इम्पल्स वेव को अगर हम वेव 1 बना दे और ये करेक्टिव वेव जो है उसको हम मान ले वेव 2, तो यहां से क्या होगा? फिर से वेव 3 स्टार्ट होगा, राइट। ये हो गया वेव 3। और वेव 3 पूरा होने के बाद क्या है? वेव 4 और फिर वेव 5। तो ये क्या बन गया? 1 2 3 4 और 5, ये एक बड़ा इंपल्सिव वेव हो गया, राइट। जैसा कि ये 1 2 3 4 5 मिला के एक इम्पल्स बनता है, उसी तरह से ये बड़ा 1 2 3 4 5 मिला के भी क्या बनता है? एक बड़ा इम्पल्स बनता है। तो ये भी यहाँ से क्या हो जाएगा? एक बड़ा वेव 1। और फिर यहाँ से क्या होगा? एक बिगर करेक्शन आएगा, वो हो गया ए बी और सी। तो ये हो जाएगा यहाँ पे बड़ा 2। फिर यहाँ से क्या होगा? वेव 3 जो इससे भी बड़ा होगा, वेव 1 से भी, राइट। तो इसी तरह से ये साइकिल जो है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। इसको अगर हम रिवर्स समझने की कोशिश करें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 है, राइट। और इस वेव 1 के अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होगा? क्योंकि वेव 1 जो है वो इम्पल्स वेव है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? इम्पल्स वेव मतलब 1 2 3 4 और 5। और 2 जो है वो करेक्टिव वेव है। करेक्टिव वेव का स्ट्रक्चर क्या है? ए बी और सी। 3 फिर से इम्पल्सिव वेव, तो इम्पल्सिव वेव का स्ट्रक्चर क्या है? 1 2 3 4 5। 4 करेक्टिव वेव का स्ट्रक्चर ए बी सी। फिर 5 इम्पल्सिव वेव 1 2 3 4 और 5। सेम वे करेक्टिव वेव में ए जो है वो इम्पल्सिव वेव है, तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होगा? 1 2 3 4 5। बी करेक्टिव वेव तो ए बी सी। सी फिर से इम्पल्सिव वेव 1 2 3 4 और 5। ये हमने रिवर्स डायरेक्शन में समझा कि रिवर्स में अगर आप जाए, ये हायर टाइम फ्रेम है उससे लोअर टाइम फ्रेम में जाए तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में भी 1 2 3 4 5 देखने को मिलेंगे। तो उसके अगर हम हायर टाइम फ्रेम में जाते हैं इससे उल्टा, तो ये 1 2 3 4 और 5 इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये हो गया वेव 1। ये ABC है तो ये हो गया वेव 2। फिर से वेव 3 के अंदर 1 2 3 4 5, ये हो गया वेव 3। फिर से ABC वेव 4 और ये 1 2 3 4 5 वेव 5। फिर वेव A 1 2 3 4 5, वेव B ABC और 1 2 3 4 5 वेव C। अगर हम इसके हायर टाइम फ्रेम में जाए तो ये 1 2 3 4 5 जो है स्ट्रेट लाइन में हमने बनाया है वो हो जाएगा वेव 1। और ये ABC जो है वो हो जाएगा वेव 2। और फिर रिपीट यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगा? वेव 3। और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होगा? 1 2 3 4 और 5, क्योंकि ये इम्पल्सिव वेव है, राइट। और इसके लोअर टाइम फ्रेम में जाए तो ये जो वेव 1 है वेव 3 का, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होगा? 1 2 3 4 और 5।
तो बेसिकली मेरे ख्याल से ये क्लियर हो जाता है कि वेव साइकिल क्या है। किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जो भी अपवर्ड डायरेक्शन का इम्पल्स वेव हमें देखने को मिलता है उसका स्ट्रक्चर होगा 1 2 3 4 और 5, और उसका जो 1 है वो एक इम्पल्स वेव है, तो उसके अंदर भी क्या होगा 1 2 3 4 और 5, और उसका जो वेव 1 है उसके भी इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होगा 1 2 3 4 और 5। तो बेसिकली ये अगर हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में जाए या तो फिर बिगर साइकिल में जाए, ये रिपीट होता रहता है, राइट। हम डेली चार्ट से मंथली चार्ट में जाए, मंथली चार्ट में से डेली चार्ट में आए, डेली में से आवरली चार्ट में आए, और 5 मिनट 15 मिनट चार्ट में जाए, कहीं पे भी हमें इम्पल्स मूव के अंदर 1 2 3 4 और 5 वेव का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और करेक्टिव वेव में ABC का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो ये जो रिपीटेटिव स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5 प्लस ABC, टोटल 8 वेव्स का ये स्ट्रक्चर है। 5 वेव है वो इम्पल्स मूव के, और 3 वेव है वो करेक्टिव मूव के। उसमें भी अगर हम बाइफरगेट करें तो 1 3 5 A और C जो है वो इम्पल्सिव वेव है, राइट, और 2 4 और B जो है वो करेक्टिव वेव है। मतलब कि 1 3 5 1 3 5 A और C, इसमें आपको कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा 1 2 3 4 और 5 का, और 2 4 और B में आपको क्या देखने को मिलेगा A B और C का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, राइट। तो मेरे ख्याल से वेव साइकिल आपको क्लियर हो गया है। अब हम समझते हैं, इतना हमें क्लियर हो गया वेव क्या होता है। सिर्फ दो ही तरह के वेव है, इम्पल्स वेव, करेक्टिव वेव। वेव का स्ट्रक्चर हमने समझा, साइकिल समझा। अब हम इम्पल्स वेव को, ये जो इम्पल्स वेव हमें दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5, ये ऐसे ही हमें किसी भी तरह से नहीं बनाना है। इसके रूल्स है, 3 रूल्स जो है वो फॉलो करना चाहिए। ये 3 प्रिंसिपल ये फॉलो करता है तभी हम मान सकते हैं कि ये जो वेव है, स्ट्रक्चर है, वो इम्पल्सिव वेव का ही स्ट्रक्चर है। तो वो तीन बेसिक प्रिंसिपल हैं, वो अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। 3 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इम्पल्स वेव। कोई भी वेव 1 2 3 4 5 इम्पल्स वेव है या नहीं है, वो जानने के लिए हमें इन 3 कंडीशन को चेक करना है। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो हम मान सकते हैं कि वो एक इम्पल्सिव वेव है, राइट। तो पहली कंडीशन देखते हैं। पहला रूल जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। वेव 2 जो है वो वेव 1 को 100% से ज़्यादा रिट्रेस नहीं कर सकता। आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं तो ये अप मूव होने के बाद ये जो करेक्शन आता है वेव 2 का, वो वेव 2 जो है वो वेव 1 का जो स्टार्टिंग है उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, राइट। तो वेव 2 जो है वो वेव 1 का जो स्टार्टिंग पॉइंट है 0, हम इसे मान ले तो 0 के नीचे नहीं जाना चाहिए। सेकंड रूल की बात करें हम तो वेव 3 जो है वो शॉर्टेस्ट नहीं होना चाहिए। शॉर्टेस्ट 1 3 और 5 तीनों इम्पल्स वेव है। 1 2 3 और 5 स्ट्रक्चर में 1 3 और 5 जो है वो तीनों इम्पल्स वेव है। उन तीनों में से वेव 3 जो है वो शॉर्टेस्ट नहीं होना चाहिए, राइट। उसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि वेव 1 से बड़ा होना चाहिए, या तो फिर वेव 5 से बड़ा होना चाहिए, या फिर दोनों से बड़ा होना चाहिए। लेकिन ये दोनों से ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए। दोनों में से एक से भी बड़ा हो तो चलेगा, अगर दोनों से भी बड़ा है तो भी इट्स ओके, राइट। ये रूल फॉलो होना चाहिए। सेकंड रूल, वेव 3 कैन नॉट बी शॉर्टेस्ट अमंग 1 3 एंड 5। और तीसरे रूल की अगर हम बात करें तो वेव 4 जो है वो वेव 1 को ओवरलैप नहीं करना चाहिए। ये इम्पल्सिव वेव 1 है, इस वेव 1 के टॉप को ये वेव 4 जो है वो ओवरलैप नहीं करना चाहिए, राइट। अगर ये तीनों रूल सेटिस्फाई होते हैं तो हम मान सकते हैं कि ये जो है एक इम्पल्सिव वेव है। तो यहाँ पे जैसा हमने ड्रॉ किया है उस वो रूल के हिसाब से ही ड्रॉ किया है। वेव 2 जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर एंड हो रहा है, तो पहला रूल फॉलो हो रहा है। दूसरा रूल,
वेव 3 जो है वो शॉर्टेस्ट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है वो भी ये 1 से बिगर लग रहा है, राइट। तो इससे भी है, दोनों में से एक से भी अगर ये बड़ा है तो इट्स ओके, ये वैलिड है, राइट। फिर तीसरा, वेव 4 जो है वो वेव 1 को ओवरलैप नहीं करना चाहिए। अगर ये तीनों रूल सेटिस्फाई होते हैं तभी हम मान सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है वो कौन सा है, इम्पल्सिव स्ट्रक्चर है, राइट। तो इम्पल्सिव स्ट्रक्चर के लिए क्या है, ये 3 बेसिक प्रिंसिपल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस थियरी को समझने के लिए। तो ये बेसिक 3 रूल आपको याद होने चाहिए। फ्रेंड्स, अब तक हमने इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ करके हमने समझने की कोशिश की थी 1 2 3 4 और 5 इस तरह का एक इम्पल्स मूव होता है। उसे अगर हम एक्चुअल चार्ट में अभी देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, ये निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का ये चार्ट है, मतलब कि एक बार जो है ये 5 मिनट का है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये है वेव 1, वेव 2 जो है ये ABC करेक्टिव वेव। यहाँ पे इंटरनल वेव मैंने नहीं दिखाए हैं, 1 2 3 4 और 5, फिर ABC, फिर वेव 3 जो है वो भी 5 वेव मूव, 1 2 3 4 और 5, राइट। और ये वेव 3 के बाद फिर से करेक्टिव मूव ABC, और फिर से वेव 5 के अंदर 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे हो सकता है, राइट। यहाँ पे अगर हम रूल की बात करें, तीनों बेसिक प्रिंसिपल को समझने की बात करें, तो यहाँ पे वेव 2 जो है वो वेव 1 को 100% से ज़्यादा रिट्रेस नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे इसके ऊपर ही क्लोज हो रहा है। वेव 3 जो है वो शॉर्टेस्ट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे ये वेव 1 से 170% है, मतलब कि ऑलरेडी बड़ा है। और वेव 4 जो है वो वेव 1 को ओवरलैप नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे ये पूरा हुआ है 9980 पे, और वेव 4 आया है 9987 तक। तो यहाँ पे ये तीनों रूल सेटिस्फाई होते हैं, तो हम इस मूव को एक इम्पल्सिव वेव मान सकते हैं, राइट। बहुत सारे एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ये पहली बार सिर्फ एक बेसिक चार्ट मैंने 5 मिनट का आपको दिखाया है, और भी हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे एक्चुअल चार्ट पर। तो फर्स्ट लेक्चर में बस इतना ही। हमने क्या समझा, दो ही तरीके के वेव होते हैं, इम्पल्स वेव और करेक्टिव वेव, और इन दोनों का स्ट्रक्चर हमने समझा। इम्पल्सिव वेव का स्ट्रक्चर क्या है, 1 2 3 4 और 5, और करेक्टिव वेव का स्ट्रक्चर क्या है, A B और C। टोटल कितने वेव हमने समझे, 1 2 3 4 5 और ABC, टोटल 8 वेव हमने समझे, राइट। और इस पूरे स्ट्रक्चर में 1 3 5 A और C जो है वो इम्पल्स वेव है, और 2 4 और B जो है वो करेक्टिव वेव है, राइट। तो इन सभी वेव्स, ये हमने इतना बेसिक तो समझ लिया, लेकिन अब हम समझेंगे इन सभी वेव्स की पर्सनालिटी। इन वेव्स को हम आइडेंटिफाई किस तरीके से कर सकते हैं, ये लाइन ड्रॉ करके तो अलग बात है समझने में, और एक्चुअल चार्ट, जब हम एक्चुअल बार चार्ट में आ जाएंगे, इस तरह का निफ्टी का ये बार चार्ट है, तो वहाँ पे हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये वेव 1 है या यहाँ पे वेव 1 पूरा हो गया है। तो उसकी पर्सनालिटी क्या होनी चाहिए, उसका कैलकुलेशन क्या है। जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि ये वेव 3 जो है वो 170% प्रोजेक्ट हुआ है ये वेव 1 का। तो कैलकुलेशंस क्या होने चाहिए, सभी वेव्स के पर्सनालिटी क्या होनी चाहिए, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।